आप सभी लोग जानते हैं बीते 6-7 अक्टूबर को फ़लस्तीन के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास ने इजराइल पर एक सरप्राइज अटैक किया। इस अटैक के वीडियोस और फोटोज आप जनरली इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा वायरल देख रहे होंगे। साथ ही साथ जो ये प्रॉपर वर्ड है उसमें कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ को छोड़ के सभी ने इस अस्वीकार्य घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या इजराइल और फ़लस्तीन के रिलेशंस पहले थे, मतलब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाके सब कुछ समझने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का हमारे चैनल की हीट टॉपिक की एक और फ्रेश वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत बेहतर ध्यान रखे हुए होंगे। ये लड़ाई शुरुआत में कभी इस्लामिक वर्सेस जूस थी ही नहीं। इनिशियली ये लड़ाई जूस वर्सेस क्रिश्चियन थी, जिसके काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल हमको हिस्ट्री में देखने के लिए मिलते हैं, जिसका एक सबसे ज़्यादा कुख्यात एग्जाम्पल है द इंसिडेंट ऑफ होलोकॉस्ट। आप सभी लोग जर्मनी के चांसलर हिटलर के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन हिटलर एक और बात के लिए फेमस था। हिटलर एक ऐसा नेता था, एक ऐसा डिक्टेटर था जो कि लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी से इलेक्ट होके गया था। उसके बाद उसने अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया और खुद डिक्टेटर बन गया। हिटलर यहूदियों से नफरत करता था, लेकिन उसका कारण ये नहीं था कि वो किसी धर्म से नफरत करता है। उसका एक विशेष कारण था कि वो नस्ल आधार था, वो रेस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करता था। अर्थात हिटलर समझता था कि जो ये आर्यंस है वो ह्यूमन की सबसे बेहतरीन ब्रीड होते हैं, बाकी ये जो जूस है, स्लोवाकिया है, ये जो बाकी हैं ये सारी नकली ब्रीड है, और जो समाज में सारी बुराइयां हैं, समाज में जो कुछ भी बुरा हो रहा है ये इन नकली ब्रीड की वजह से हो रहा है, ये हिटलर का मानना था। अब बात आती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आप सभी लोग जानते हैं जर्मनी बड़ी बुरी तरह परास्त हुआ और एक विचारधारा का जन्म हुआ जिसको नाजी विचारधारा कहा, और नाजी विचारधारा का प्रतिनिधित्व किया किसने? हिटलर ने। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हिटलर ये समझता था कि समाज में जितनी भी दिक्कतें हैं वो सब नकली ब्रीड की वजह से हैं, और जो स्पेसिफिक बढ़िया ब्रीड है ह्यूमन की वो आर्यंस है। हिटलर खुद धर्म से क्रिश्चियन था, लेकिन वो कभी भी एक कट्टर क्रिश्चियन नहीं था, क्योंकि उसने कभी भी धर्म के आधार पे क्लासिफिकेशन नहीं किए, धर्म के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। और यहूदियों के खिलाफ अपनी इन फीलिंग्स को हिटलर ने एंटीसेमिटिज्म का रूप दिया, बाद में जो पूरे यूरोप में फैला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्पेसिफिकली 1941 से 1945 में इन भावनाओं ने कब एक जेनोसाइड का रूप ले लिया किसी को पता नहीं चला। अब ये जेनोसाइड क्या होता है? जेनोसाइड मतलब आप अगर किसी स्पेसिफिक कास्ट या रिलीजन के लोगों का मार काट मचाना शुरू कर दो, आप उनका एक तरफ से बिना किसी वजह से मारना शुरू कर दो, उसको जेनोसाइड कहा जाता है। तो हिटलर ने यहूदियों के अगेंस्ट जेनोसाइड शुरू कर दिया। हिटलर ने अलग अलग जगहों पर गैस चैम्बर बनाए और ये गैस चैम्बर में CO2 जैसी गैसेस प्रवाहित कर दी जाती थी, यहाँ अंदर यहूदियों को भरा जाता था और यहूदियों को मार डाला जाता था। इसी के साथ हिटलर ने कंसंट्रेशन शेल्टर्स बनाए हुए थे जहाँ यहूदियों को भेड़ बकरियों की तरह भरावा जाता था, और भरा इसलिए जाता था ताकि गैस चैम्बर जब खाली हो तब इनकी बारी आ सके और इनको मौत के घाट उतारा जा सके। और इसी घटना को इतिहास में द इंसिडेंट ऑफ होलोकॉस्ट कहा जाता है। उस समय तक लगभग यूरोप में 90 लाख के आसपास यहूदी थे, जिसमें से 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने जेनोसाइड में मरवा दिया। लेकिन आप अभी भी देख सकते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यहूदी वर्सेस क्रिश्चियन है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट यहूदी वर्सेस इस्लामिक में कैसे कन्वर्ट हुआ, इसके लिए हमें इस टॉपिक के रिलीजियस एस्पेक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। ये सब कुछ झगड़ा एक सिटी से शुरू होता है जिसका नाम आज की डेट में यरूशलेम है। यरूशलेम बेसिकली जो अब्राहमिक रिलीजन है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा होली प्लेस है, काफ़ी ज़्यादा पवित्र स्थान है। अब अब्राहमिक रिलीजन किसको कहते हैं? वे रिलीजन जिनका लिंक कहीं ना कहीं अब्राहम से कनेक्ट होता है, उन रिलीजन को अब्राहमिक रिलीजन कहते हैं, जैसे कि इस्लामिक है, जैसे कि जूस है, जैसे कि हमारे पास क्रिश्चियन है। यहूदियों की जो पवित्र किताब है हिब्रू बाइबल, उनके अनुसार जो टेम्पल माउंट का एरिया है, जो होली कैंपस है, उसमें अब्राहम ने अपने बेटे का सेक्रीफाइस करने का ट्राई किया था, वहीं पर उनको गॉड की प्राप्ति हुई थी। और यहूदी लोग ये मानते हैं कि जो ये होली ऑफ द होलीज प्लेस है वो डोम ऑफ द रॉक, जो कि इस्लाम में बहुत चर्चित जगह है, उसके नीचे लोकेटेड है, उसके नीचे सिचुएटेड है। बात अगर हम क्रिश्चियनिटी की करें तो क्रिश्चियंस लोगों के लिए ये जगह काफ़ी ज़्यादा पवित्र है। इसके पीछे कारण ये है कि जो ईसा मसीह थे उनका रेजरेक्शन यहीं पे हुआ था, और इसी वजह से क्रिश्चियनिटी के लिए ये जगह काफ़ी ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। और यहाँ पर द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर मौजूद है, जो कि क्रिश्चियन धर्म का सबसे ज़्यादा पवित्र जगह मानी जाती है। बात अगर इस्लाम की जाए तो मक्का मदीना के बाद ये जो जगह है ये 3rd नंबर पर सबसे ज़्यादा रिलीजियस, सबसे ज़्यादा पवित्र जगह मानी जाती है इस्लाम में। इसके पीछे कारण है क्योंकि एक बुराक नामक क्रिएचर था, प्राणी था, जिसपे मोहम्मद साहब ने एक रात में इस जगह को कंप्लीटली घूमा और
7th सेंचुरी में यहीं से जन्नत को सिधार गए। और इसीलिए इस्लामिक तौर पर यहाँ पर एक द एलेक्सा मॉस्क और एक द डोम ऑफ रॉक यहाँ पे बनाया गया है। और इसीलिए माना जाता है कि इस्लाम धर्म में ये जो कैंपस है, ये जो होली कैंपस है, ये काफ़ी ज़्यादा पवित्र और काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस माना जाता है। अभी तक आपने यरूशलेम की रिलीजियस इंपॉर्टेंस इन 3 धर्मों के लिए तो समझ ली, लेकिन आज की जो स्थिति बनी हुई है इसके पीछे इसका क्या लिंक है, इसको समझने के लिए हमको थोड़ा, जब ये एम्पायर प्रॉपर ब्रिटिश गवर्नमेंट को हैंड ओवर हो गया था, वो वाली हिस्ट्री पढ़नी थोड़ा जरूरी है। एक टाइम जब ऑटोमन साम्राज्य धीरे धीरे करके डाउनफॉल की तरफ बढ़ रहा था, और साथ साथ एक टाइम ऐसा आया जब ऑटोमन साम्राज्य प्रॉपर कोलैप्स कर गया, तो इस रीजन की बागडोर ब्रिटिशर्स को दी गई। और ब्रिटिशर्स ने 1970s में यहूदियों को एक प्रॉमिस किया। ये प्रॉमिस क्या था? इन्होंने कहा कि ये भूमि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, आप लोगों के लिंक है इस भूमि से, तो आप लोगों के पास इस ज़मीन का एक टुकड़ा होना चाहिए। तो हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि जब हम आपको सेपरेट करेंगे, जब हम आपको स्वतंत्र करेंगे, तो यहाँ पे एक पार्टीशन होगा जिसमें आपको आपकी प्रॉपर लैंड दी जाएगी। और यही बात हुई 1947 में। 1947 में ये दौर आया जब ब्रिटिशर्स इस भूमि को आज़ाद कर रहे थे, तो पार्टीशन की बात आई। लेकिन पार्टीशन में जो दोनों ग्रुप थे वो एक मत नहीं हो पाए। इस कारण ब्रिटिशर्स को लगा कि ये तो हड्डी गले में फंस गई, तो इस वजह से ब्रिटिशर्स सब छोड़ छाड़ के भाग गए। लेकिन 24 नवंबर 1947 को ये बात यूएन चले गई। अब यूएन जाते ही, यूएन उस समय नया नया स्टेबलाइज हुआ था, यूएन ने अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन कर दिया, अपने हिसाब से पार्टीशन कर दिया और अपने हिसाब से अलग अलग मैप डिसाइड कर दिए। और जब मैप डिसाइड हुए तो फ़लस्तीन इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि कुछ पोर्शन इजराइल के पास आ गया था, कुछ पोर्शन फ़लस्तीन के पास आया था। तो इसीलिए 1948 में युद्ध हुआ। ये युद्ध किस प्रकार से हुआ? जो ये इस्लामिक कंट्रीज थे, इन्होंने इजराइल पे हमला कर दिया इस फिराक में कि जो ज़मीन हमसे लेके गए हैं ये लोग, वो ज़मीन हम वापस ले लेंगे। लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया और काफ़ी ज़्यादा पोर्शन इजराइल ने ऑक्यूपाई कर दिया। इजराइल ने जो वेस्टर्न यरूशलेम था उसको अपने कंट्रोल में ले लिया, लेकिन जो ईस्टर्न यरूशलेम था वो जॉर्डन के पास चला गया। बाद में जब 1967 में 6 डे वॉर भी थी, उस टाइम पे इजराइल ने जो ये ईस्टर्न यरूशलेम था उसको अपने में क्या कर दिया, शामिल कर दिया और कंट्रोल में ले लिया। इसीलिए इस सिटी यरूशलेम को इंटरनेशनल हॉटस्पॉट में रखा गया है। इसके पीछे कारण ये है कि कभी ना कभी यहाँ पर कुछ समय के अंतराल में हमें युद्ध हिंसा देखने के लिए ही मिलती है। इस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को लेकर काफी बार युद्ध हुए। 1948 में युद्ध हुआ, 1967 में 6 डे वॉर हुई, 1973 में युद्ध हुआ, 1976 में युद्ध हुआ। इनमें से 2 घटनाएं ऐसी हैं जो इतिहास में काफी ज्यादा चर्चित है, काफी ज्यादा फेमस है। उनकी एक बार हम चर्चा जरूर करेंगे। इसमें से एक सबसे ज्यादा चर्चित घटना है 1972 के म्यूनिक ओलंपिक की। इसमें क्या हुआ? इसमें इजराइल के 11 खिलाड़ी और कोचेस की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई, जिसपे इजराइल भड़क गया। इजराइल की स्पाई एजेंसी है मोसाद। अब मोसाद ने क्या किया? मोसाद ने जो लोग इस प्रकरण से संबंधित थे उनको ढूंढ के मारा, जिसकी वजह से 1973 में फिर से वॉर हुई। तो ये एक घटना है जिसका हिस्ट्री में काफी जगह मेंशन मिलता है। और दूसरी घटना है 1976 की। इतिहास में एक और बड़ी रोचक घटना है जो कि 1976 में हुई थी, जिसको ऑपरेशन थंडरबोल्ट कहते हैं। 27 जून 1976 को तेल अवीव, जो कि उस समय इजराइल की कैपिटल थी, वहां से एक फ्लाइट टेक ऑफ की जिसको जाना था पेरिस। लेकिन रास्ते में क्या कर दिया गया, इस फ्लाइट का हाईजैक कर दिया गया और इसको सीधा एथेंस से युगांडा लेके गए। उस फ्लाइट में लगभग 254 लोग सवार थे। अब युगांडा में उस समय इडी अमीन, जो कि युगांडा के डिक्टेटर थे, उनकी सरकार चल रही थी। उन्होंने ये विचार बना दिया था कि इजराइल के खिलाफ जो ये मुस्लिम कंट्रीज हाईजैक कर रहे हैं, हम इसका सपोर्ट करेंगे। इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से लगभग 148 लोगों को उन्होंने आज़ाद कर दिया, जो कि नॉन इजरायली थे। जितने बचे 106 लोग बचे, उनमें से 92 लोग पैसेंजर थे और 12 क्रू मेंबर थे। तो इनको हॉस्टेज बना दिया गया और इसके बदले इजराइल गवर्नमेंट से कुछ आतंकवादियों को आज़ाद करने की डिमांड रखी गई। और इसी को काउंटर करने के लिए इजराइल की गवर्नमेंट ने 7 दिन बाद 4 जुलाई को ऑपरेशन थंडरबोल्ट लॉन्च किया। इसमें क्या हुआ? इसमें लगभग 100 कमांडो प्रॉपर युगांडा के एयरपोर्ट पे उतरे बिना किसी परमिशन के, और एयरपोर्ट के पास आतंकवादियों ने जो पैसेंजर्स को हॉस्टेज बनाया हुआ था उनको मारा। और इनको काउंटर करने के लिए युगांडा की गवर्नमेंट ने अपने 11 फाइटर जेट को भेजा, और ये जो कमांडोज थे ये फुल ट्रेन थे। इन्होंने उन 11 फाइटर जेट को भी तबाह कर दिया और साथ ही साथ 102 लोगों को, टोटल 106 में से 102 लोगों को ये वापस इजराइल ले जाने में क्या हुए, सफल हुए। 4 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। और ये जो 100 कमांडो थे, इनके जो लीडर थे जोनाथन नेतन्याहू, वो भी इस झड़प में शहीद हो गए। ये जो जोनाथन नेतन्याहू है, इनकी जो स्टोरी है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। और इस प्रकार से जो इजरायली कमांडो थे, इन्होंने ऑपरेशन थंडरबोल्ट को क्या दिया, अंजाम दिया। ये तो सिर्फ 1-2 घटनाएं हैं, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो
इस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है इसको क्या करती है, जस्टिफाई करती है, इसके एग्जाम्पल सेट करती है। लेकिन फाइनली अब हम देखेंगे कि एक जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको काफी सारे कंट्रीज टेररिस्ट मान चुके हैं, हमास ये काफी ज्यादा क्या है, फेमस हो रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? जो इजराइल की इंटेलिजेंस है वो काफी ज्यादा सिक्योर मानी जाती है और इस ग्रुप ने इजराइल की इंटेलिजेंस को धोखा देते हुए इजराइल पे अटैक किया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसीलिए ये काफी ज्यादा चर्चा में आ रहे हैं। ये हमास आखिर है क्या? ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फंडिंग ईरान कर रहा है। रिसेंटली हमास के स्पोर्ट्स पर्सन एक न्यूज चैनल पे आए और उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि हमें ट्रेनिंग ईरान से मिली है, हमें जो फंडिंग मिल रही है वो ईरान से मिल रही है। तो ये डिक्लेयर हो चुका है कि हमास में कहीं ना कहीं टेक्निकली ईरान का हाथ है। और ईरान का हमास को सपोर्ट करने के पीछे क्या रीजन है? ईरान इजराइल के आसपास एक ऐसा ग्रुप चाहता है जो ईरान के कहने पर कभी भी इजराइल पे धावा बोल सके। मतलब ये जो यहाँ के पोर्ट्स है उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जो क्रॉस बॉर्डर नुकसान पहुंचा सकता है इजराइल को, जो फायर ब्लास्टिंग कर सकता है इजराइल में, ऐसे एक ग्रुप को ईरान ने फंडिंग दी है और इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ही हमास का नाम दिया गया है। तो ये इस वीडियो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरीज थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हिस्ट्री में मेंशन है, जो आपको इस वीडियो पे अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, काफ़ी हेल्पफुल होंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।